लास्ट क्लास में हमने टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग किस तरह से होती है उसका डिस्कशन कर लिया है, राइट। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग उसमें उल्टा होता है बिल्कुल, और इसके रीजंस भी आपको बता दिए हैं कि ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर है उसके ऊपर कम रिपल्शन लगता है, जबकि एक्सिस के अलावा जो ऑर्बिटल है उसके ऊपर ज्यादा रिपल्शन लगता है। इसी वजह से ईजी का और T2G में कुछ अलग टाइप का रिपल्शन देखने को मिला था। ऊपर की तरफ T2G चली गई, नीचे T2G। अब लास्ट हमारा स्प्लिटिंग है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग crystal field splitting in square planar। स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखनी है। देखो स्क्वायर प्लेनर शेप को समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपके पास ये स्क्वायर प्लेनर ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यहां पर बीच में मेटल है। बेटा प्लीज ध्यान रखो, यहां पर बीच में मेटल है, यहां पर 1 2 3 4 लिगेंड है। मींस पहली तो बात यह है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशन में देखो या कहीं पर से भी, लेकिन दिख रहा है कैसा प्लेनर स्ट्रक्चर। अब प्लेनर स्ट्रक्चर में इस एक्सिस को मैं ऐसे रख लूं तो ये एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लो, इसे मैं वाई एक्सिस मान लो, तो ये कहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि यदि हम लोग स्क्वायर प्लेनर को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से स्क्वायर प्लेनर को ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में आ गई मेटल और यहां पर आ गए हमारे लिगेंड्स, ये आ गए हमारे लिगेंड्स। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो लिगेंड्स है और बीच में क्या है? मेटल है। तो मेटल एंड लिगेंड ये एक्स एक्सिस मान लो और इस एक्सिस को आप y एक्सिस मान लो, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यदि मैं स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकलता है इसमें? DsP2। वेरी ट्रू, DsP2। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर D कौन सी, S कौन सी एंड P कौन से दो? बिल्कुल सही, लेकिन D में भी, उसमें 3D में भी कौन सी D? 5 टाइप है हमारी, तो यहां पर आएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस s ऑर्बिटल, फिर p की दो px एंड py। समझ में आ रहा है? तो ये वाली ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होके हाइब्रिडाइजेशन होता है। रीजन के साथ अभी पता भी चल जाएगा आपको। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, मान के चलिए आपके पास है कोई d ऑर्बिटल या d ब्लॉक का कोई एलिमेंट जो अभी स्क्वायर प्लेनर शेप ड्रॉ करेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखेगा। तो ये है आपका स्टेट 1। अब स्टेट 2 में पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, और डीजेनरेसी उसकी खत्म नहीं होती। डीजेनरेसी तो रहती ही है। लिगेंड जब पास में आते हैं, डोनेट नहीं किया अभी, पास में आते हैं और एनर्जी क्या हो जाती है उसकी? इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज स्टेट 2। अब स्टेट 3 के अंदर यहां पर स्प्लिटिंग होगी बेटा, लेकिन स्प्लिटिंग किस तरह से होगी जरा समझो। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखना, मान के चलो ये है S, ये वाली S, px एंड py। मान के चलिए ये ऑर्बिटल आपकी px ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल आपकी, ये है आपकी py ऑर्बिटल। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां होती है? x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर ही होगी बेटा। ये तो कुछ ऐसा ही शेप होगा। ये मैंने फ्लावर ड्रॉ नहीं किया है, ओके। कुछ ऑर्बिटल इस तरह से होगी। ये कौन सी एक्सिस? x एक्सिस मान लो इसे, और ये y एक्सिस है बेटा। तो यहां पर एक्सिस x एंड y जो है वो ज्यादा रिपेल करने वाली है। अब हमारी 5 टाइप है, dxy, dyz, dzx, फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। उसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो इसके अलोंग आएगी, तो इसका रिपल्शन ज्यादा होगा। तो पहले तो Eg एंड T2G में Eg वाली ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर एक्सिस के अलोंग है, ये दोनों एक्सिस वाली रिपल्शन ज्यादा ही करेगी, और ये तीनों नीचे आएगी। ये कौन सी वाली है बेटा? T2G, dxy
dYz dZx। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। रीजन ये है कि dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में भी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ज्यादा रिपल करती होगी, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन x एंड y के ऊपर z के ऊपर कहां है, तो ये दोनों में से किसका रिपल्शन ज्यादा होता होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो और स्प्लिटिंग होती है इसमें और ऊपर की तरफ चली जाती है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जबकि नीचे की तरफ आती है कौन सी ऑर्बिटल बेटा, dz स्क्वायर। लेकिन ये तीनों में भी इक्वल एनर्जी नहीं रहती है। रीजन समझो, dxy ये प्लेन में लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा कि नहीं, और उन्हीं एक्सिस के ऊपर वही प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में रिपल्शन होगा। सेम प्लेन के अंदर यदि ऑर्बिटल लाई कर रही है तो वहां पर भी रिपल्शन होगा। इन शॉर्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन में रिपल्शन ज्यादा होता होगा। तो ये एक्स वाई प्लेन में आती है ऑर्बिटल, तो इसमें रिपल्शन, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी और वो dz² से भी बढ़ जाती है। तो यहां पर आ जाती है dxy और बाकी की दो ऑर्बिटल नीचे रहेगी। कौन सी दो बेटा, dyz dz। और ये दोनों के बीच में यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो है डेल्टा sp। और लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू सबसे ज्यादा, रीजन आपके सामने है। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत 2 बार होती है और ज्यादा गैप मिल जाती है, इसी वजह से डेल्टा sp की वैल्यू ज्यादा। अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑर्बिटल ऑलवेज एम्प्टी होगी, तभी तो ये हाइब्रिडाइजेशन में आ रही है। समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन में तभी तो आएगी जब एम्प्टी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो है वो लोन पेयर का डोनेशन करेगा। डोनेशन के लिए वैकेंट ऑर्बिटल भी तो चाहिए। जो हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल है उसमें इलेक्ट्रॉन कतई नहीं होंगे, ये तो एम्प्टी होगी, तो ऊपर की ऑर्बिटल ऑलवेज एम्प्टी होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस हिसाब से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और होंगे तो उसमें स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, होंगे तो स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, फिर sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड माय पॉइंट, क्लियर सबको। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग, नोट करो जल्दी से। निकालो, रफ कर दो बेटा। तो देखो हमारे कॉम्पिटिटिव के सिलेबस में जो स्प्लिटिंग है 3 टाइप के, वो तीनों मैंने बता दिया आपको। ऑक्टाहेड्रल का डिस्कशन कर लिया हमने, टेट्राहेड्रल का कर लिया, स्क्वायर प्लेनर का कर लिया। अब बात करने वाले हम लोग कलर प्रॉपर्टी के बारे में। ये भी बहुत डिटेल में देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ कलर दिए गए हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर शो करता है, रीजन नहीं बताया कि क्यों कलर शो करता है। हम रीजन के साथ पढ़ने वाले हैं।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निकालो बेटा इसे। किसी का बाकी है? ओके बेटा, चलो कलर प्रॉपर्टी बेटा ध्यान रखो। पहला पॉइंट इसमें आएगा, इसे बोलते हैं हम लोग डीडी ट्रांजिशन, और इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में करी थी, थोड़ी बहुत, एक दो स्टेटमेंट के बारे में बताया था। याद नहीं है तो डोंट वरी, अभी बाद में बात होगी तो पता चल ही जाएगा। देखिए, हमने इस चैप्टर में जैसे ही वीबीडी की शुरुआत करी थी, उसमें मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से आपको एक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने का बोला था, पैरामीटर, एंड फिर बोला था ये कलर कंपाउंड होगा। तो पहले हम लोग कलर कंपाउंड के लिए क्या फाइंड करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कलरलेस बोलते हैं। उससे समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर? ये बात चल रही है कॉम्प्लेक्स के बारे में, राइट? लेकिन समझना ध्यान से, यदि मैं बात करूं TiCl3 की, तो टिटेनियम के ऊपर चार्ज क्या रहा होगा? +3, बिकॉज क्लोराइड 3 है तो 3 माइनस, तो ऑपोजिट चार्ज टिटेनियम के ऊपर। अब टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कौन सा बेटा? 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो यहां पर 18 आएगा, 4s2 एंड 3d2। यदि मैं टिटेनियम के ऊपर +3 रखूं तो आर्गॉन 18 के बाद 3d1 बच जाएगा, यहां से 2 निकलेंगे, यहां से 1 निकलेगा। यहां तक क्लियर? तो यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर ये कलर होगा कि कलरलेस होगा बेटा? कलर कंपाउंड होगा। प्रैक्टिकली इसे देखने के बाद पता चला कि ये कलरलेस है। अब यही तो समझना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, एक्चुअल में तो कलर लिखते हैं, बट बेटा वो भी तो बोला था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर, दिस इज आयनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है। अब कहानी यहां से ये निकल के आती है कि आयोनिक एंड कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या रह जाता है? क्यों कलर है वो, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर शो क्यों नहीं करते? इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इसमें H2O डाल के इसका क्रिस्टलाइजेशन करूं, क्या करूं? क्रिस्टलाइजेशन कर लूं, तो यहां पर मुझे मिलेगा TiH2O6 Cl3, ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया बेटा। अब यहां पर भी टिटेनियम का चार्ज निकालो, कितना? +3, तो इसमें भी 3d1, लेकिन ये कलर कंपाउंड है। अब इसे हाई टेम्परेचर पे अगेन गर्म करो तो पानी पूरा निकल जाएगा। हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे पानी इवोपरेट हो जाएगा, अगेन क्या बचेगा? TiCl3। अगेन देखा तो ये अगेन कलरलेस आ गया। तो ये तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पानी डालने से कलर आता है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? रीजन समझना है बेटा, ध्यान से समझना। ये D1 है, हम बात कर रहे हैं पहले TiCl3 की। D की टाइप होती है 5, यहां पर 1, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, बट होगा क्या कि वाटर की प्रेजेंस है तो यहां पर ये D स्प्लिट कर जाएगी। लिगेंड की प्रेजेंस है तभी स्प्लिटिंग होती है, बिना लिगेंड स्प्लिटिंग कहां होती है? हमने स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स में देखा, तो जैसे ही लिगेंड की प्रेजेंस आई डीजनरेसी खत्म हो गई। डीजनरेसी खत्म हो गई तो ऊपर Eg, नीचे T2G बन गया। इससे होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए d ऑर्बिटल अपर साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये विजिबल लाइट में से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। तो ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड जो वाला कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है, बट यहां पर T2G से कहां जाएगा? Eg में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वहां से वापिस T2G में आएगा।
हाई स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होता है तो वापस तो जरूर आएगा। मामा के घर जाते हैं हर रोज नहीं, जब जाते हैं तो वापस भी तो आते हैं। एग्जैक्टली ये मामा का घर है उसका। तो नीचे से ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर ये एक फिक्स वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करेगा और वो वेवलेंथ यदि विजिबल लाइट में लाई करती है तो हमें लाइट दिखेगी। ये भी तो कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी वेवलेंथ हम नहीं देख सकते, हमारी आईसाइट से विजिबल लाइट को देख सकती है और विजिबल लाइट जब रिलीज करेगा तो वेवलेंथ विजिबल लाइट की रहेगी और हमारी आईसाइट उसे देख सकती है, तो हमें यहां पर कलर्ड देखने को मिलेगा। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट ट्रांजिशन के लिए अवेलेबल ऑर्बिटल नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ये स्प्लिटिंग नहीं करती है और इसी वजह से एक अनपेयर्ड होने की वजह से भी ये कलरलेस है। लिगेंड की प्रेजेंस नहीं है तो इसका स्प्लिट नहीं हुआ, जबकि लिगेंड की प्रेजेंस में इसका स्प्लिटिंग हुआ तो एनर्जी में डिफरेंस आया और ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन हुआ, ट्रांजिशन हुआ और इसी वजह से कलर देखने को मिला। अगेन इसमें क्या होगा, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम और स्प्लिटिंग खत्म। स्प्लिटिंग नहीं होगी, एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा तो इसी वजह से क्या होगा बताओ, कलरलेस हो जाएगा। अगेन समझ में आया? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एनर्जी एब्सॉर्ब कुछ अमाउंट में करेगा, एक फिक्स अमाउंट में, और फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। तो होगा क्या इससे, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, और न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो यहां पर निकल के आती है बात E एब्सॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द लैम्डा एब्सॉर्ब्ड। अब यहां पर जो एनर्जी है, मान के चलो हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी को डेल्टा ओ बोलेंगे हम, स्प्लिटिंग एनर्जी, और स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द लैम्डा एब्सॉर्ब्ड। तो यहां पर कहानी निकल के आती है कि जितनी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी डेल्टा ओ उतना बड़ा, डेल्टा ओ जितना बड़ा लैम्डा उतनी छोटी रहेगी। समझ में आया कि नहीं? एनर्जी के साथ ये गैप की बात एनर्जी से है। यदि गैप बड़ी कब होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से गैप बड़ी होगी तो डेल्टा ओ बड़ा होगा, डेल्टा ओ जब बड़ा होगा तो लैम्डा छोटी होगी बेटा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट? राइट। जबकि यहां पर कुछ ऐसा होगा नहीं होगा तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा। मान के चलो इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं उसके लिए, सेम एनर्जी है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं उसे। अब दूसरा पॉइंट, मान के चलिए आपके पास CuSO4 है। अब CuSO4 को देखा जाए तो ये कलरलेस है। अब इसमें कॉपर +2 है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्टली लिखूं तो आर्गॉन 18 4s1 एंड 3d10 ऐसी कुछ आती है, बट +2 का मतलब यहां से 0 और यहां पर 9 आ जाएगा। 9 का मतलब एक अनपेयर्ड, फिर भी कलरलेस क्योंकि वो आयोनिक है। अब होगा क्या, क्रिस्टलाइजेशन, पानी डाल के क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो यहां पर बनेगा CuH2O 4 टाइम्स SO4 into H2O। एक्चुअल में ये होता है CuSO4 into 5H2O, जिसे हम ब्लू विट्रियल बोलते हैं, इसे हम ब्लू विट्रियल बोलते हैं, शायद आपको याद हो। तो ब्लू विट्रियल दैट मींस ब्लू कलर दिख रहा है हमें, एंड फिर से हम इसे गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा, CuSO4 मिलेगा, तो अगेन ये हो जाएगा हमारा कलरलेस। तो इसमें भी एक अनपेयर्ड है, इसमें भी एक अनपेयर्ड है, इसमें भी एक अनपेयर्ड है, बट यहां पर हुआ क्या, T2G में जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी एब्सॉर्ब करके Eg में चला गया, ट्रांजिशन हुआ, जबकि ये दोनों कंडीशन में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। और ट्रांजिशन जब पॉसिबल नहीं, क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल है, जब तक डीजनरेट ऑर्बिटल है कभी भी हमें कलर कंपाउंड देखने को नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल को जरा याद कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल विबग्योर बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो, विबग्योर। अब इसमें भी एक कहानी है, विबग्योर जो है उसमें देखो कोई कॉम्प्लेक्स जो कलर एब्सॉर्ब करेगा वही कलर एमिट कभी नहीं करेगा। स्पेक्ट्रम याद है यदि, तो एब्सॉर्ब्ड कलर देखो व्हाइट लाइट एब्सॉर्ब करता है जिसमें सारे कलर होते हैं, जो एब्सॉर्ब हो गया वो तो रह गया, बाकी के कलर निकलेंगे ना,
समझ में आ रहा है? तो वो याद करने का एक तरीका हमने बनाया है, ध्यान रखना। इस साइकिल को याद करना है आपको। वी आई को साथ में रखना है, फिर ये है वायलेट इंडिगो, वायलेट ही नहीं है, इंडिगो भी है इसमें। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। होगा क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स का आपको कलर बताएंगे, एक कॉम्प्लेक्स देंगे और बोलेंगे कि ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट एमिट करेगा? तो बहुत सिंपल सा है, ग्रीन कलर जो एब्जॉर्ब कर रहा है रेड लाइट एमिट करता है, सामने वाला एमिट। जब रेड एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन एमिट करता है, ब्लू एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज एमिट करता है, ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन, व्हाटएवर जो भी आ रहा है सामने सामने, बस याद कर लो। कभी कभी ऐसा होगा ऑरेंज येलो, इसके बीच की लाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऑरेंज येलो, तो वायोलेट ब्लू जैसा वो कुछ एमिट करेगा। समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट? क्लियर? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल याद करो, आसान है। 6 पार्ट ही करना, ज्यादा मत करना वरना फिर फंस जाओगे। अंडरस्टूड? नोट करो चलो। हाँ बोलो। अरे क्या पढ़ा आपने? स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों स्प्लिटिंग तो करते हैं, वीक फील्ड में सिर्फ कम स्प्लिटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा। अभी इसी के बारे में लिख रहा हूं। हाँ यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहां पर लैम्बडा एब्जॉर्ब कैसी होगी? कम होगी। वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ कैसा होगा? छोटा, तो लैम्बडा एब्जॉर्ब कैसा होगा? बड़ा होगा। यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसी को डेल्टा ओ बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ट्रांजिशन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? डेल्टा ओ जितनी गैप है दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, यहां पर लिख लो चलो क्वेश्चन। आपको यदि ऐसा क्वेश्चन लिख के दे और बोले इसमें कि वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका ऑर्डर बताइए, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितना होगा लैम्बडा छोटा होगा बेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वाटर की कंपेयर में अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि ये ऑक्सीजन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर, और अमोनिया में भी NO2 ज्यादा डोनर है अमोनिया की कंपेयर में, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ। जितना स्ट्रॉन्ग उतनी वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। तो ये क्वेश्चन में लैम्बडा एब्जॉर्ब का क्वेश्चन है, लैम्बडा एब्जॉर्ब। बोलो बेटा।
एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। बिल्कुल। तो ऊपर वाली जो आपने ईजी वाली है उसमें भी तो सारे पेयर ही होंगे। बिल्कुल होंगे। वैलेंस ऑर्बिटल्स कहाँ मिले इसको? बिल्कुल, ट्रांसलेशन। 2 इलेक्ट्रॉन साथ में ट्रांसफर होंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो उनके ऊपर से वैसे करने से तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो वो स्टेबिलिटी रिपल्शन तो सिर्फ कुछ केस में बढ़ेगा। रोड के ऊपर सामने सामने कार जा रही, दैट डजंट मीन कि एक्सीडेंट होने वाला है। समझ में आ रहा है? होगा कुछ केस में, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। सर अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये तो आएगी ही नहीं, वो तो पीछे चली जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो पीछे नहीं चले जाएंगे। इसलिए तो मैंने बोला स्प्लिटिंग तो होगी इसमें, ऊपर 2 नीचे 3, लेकिन ये अगेन 4 है बेटा, और स्क्वायर प्लेनर शेप है इसमें। ये भी तो देखो, सिर्फ ऑक्टाहेड्रन मत सोचो। तो इसमें तो स्प्लिटिंग बहुत सारी, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जाएगा तो कहीं से नीचे जाएगा, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता होगा उसमें। वीक लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर शेप है उसका। मल्टीपल अगर ट्रांसफर होगा तो ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी एक जैसी नहीं है, तो लैम्डा भी वो तो अलग-अलग, बिल्कुल अलग-अलग होगा। सिर्फ हम तो एक H2O ले लिया, यदि अमोनिया है दूसरा अमोनिया, तो फिर अमोनिया और H2O की कंपैरिजन करेंगे हम लोग। डिफरेंट लिगेंड की कंपैरिजन करते हैं, एक ही लिगेंड में डिफरेंट कंपैरिजन नहीं करते हम लोग। इसीलिए तो कभी-कभी कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो क्या लिखेगा, ग्रीन कलर एमिट नहीं हो रहा, ऑरेंज ग्रीन कलर एमिट हो रहा है, या फिर ब्लू ग्रीन एमिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो रही है, लेकिन साथ में मिल रहा है ब्लू ग्रीन का मिक्सचर। ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन लिख लिया। चलिए सेकंड इसका प्रॉपर्टी है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम टोटल 4 प्रॉपर्टी हम लोगों को देखनी है, जिसमें सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा, फिर दोनों चीजें लिखता हूं ऊपर। यहां पर है आपके पास KMnO4, दूसरा है आपके पास K2Cr2O7, तीसरा है आपके पास Na2CrO4, फोर्थ वन है आपके पास CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। लिखो क्रोमाइल क्लोराइड। चलिए पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहां पर यदि मैं आयोनाइजेशन करूंगा तो यहां से K+ हट जाएगा, बचेगा MnO4-, यहां पर आ गया MnO4- है तो यहां पर O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा मिलेगा। इसका मैं आयोनाइजेशन कर लूं तो मुझे 2K+ एंड Cr2O7 2- मिलेगा। हाउ मेनी क्रोमियम? 2 क्रोमियम with bridging oxygen, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है? इसमें भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये दोनों से ही आपको पता चल ही जाएगा करना क्या है। अब देखना जरा, ऑक्सीजन का चार्ज यहां पर -1 है, इसका कितना होगा? -2। ऑक्सीडेशन नंबर -2 कितना है सराउंडिंग? -7। तो Mn का बनेगा बेटा +7 बनेगा। चलिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 मिल गया। 25 नंबर का एलिमेंट है आर्गन 4s2 3d5 होगा। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, सारे के सारे निकल जाए तो ये तो बच जाएगा, सिर्फ आर्गन 3d0 हो गया। अब D0 है तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ये कलरलेस होना चाहिए, जबकि KMnO4 वायलेट कलर का होता है। वायलेट पिंक, एक्चुअली वायलेट पिंक, नॉट 100% पिंक। हाँ, इसे आप लोग बड़े वेसल में लोगे तो पिंक दिखेगा और इकट्ठा रखोगे तो वायलेट दिखेगा, बहुत डार्क कलर होता है वो। चलो पिंक लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये पिंक कलर हमको देखने को मिल क्यों रहा है? कोई भी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर तो होता है। अब ये आयोनिक है
कि कॉम्प्लेक्स है तो बाद की बात है, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन बिहेव एज ए लिगेंड, तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, शायद पहली बार पता चला। सिमिलरली K2Cr2O7 मल्टीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक से ज्यादा सेंटर है, K2 बाहर आएगा, Cr2O7 अंदर रहेगा। सिमिलरली लाइक दैट यहां पर भी, ओके, उसमें नहीं आएगा, उसमें चार्ज 0 हो जाता है। चलिए अब ध्यान रखो बेटा, होगा क्या कि यहां पर Mn+7 होने की वजह से, Mn+7 होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ, इसमें ऑक्सीजन एंड Mn में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। प्रैक्टिकली देखा गया इलेक्ट्रॉन जो थे वो Mn की तरफ थे, क्योंकि +7 बनने के बाद उसका Z इफेक्टिव हाईएस्ट हो जाता है। अब Z इफेक्टिव इतना बढ़ जाता है इसमें कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर करता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर करता है, जो उसके नहीं है वो भी वो ले लेता है, और इसी वजह से चार्ज अपनी तरफ आता है, और चार्ज के ट्रांसफर से, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह हटना, वहां से कलर शो होता है। समझ में आया? तो ये सिर्फ कहां होता है? तो D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है। एंड जिसका चार्ज जो है वो कैसा हो? हाईएस्ट हो। Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। चेक करो, -1 -2 -2 तो -5 और ये -2, टोटल -12 डिवाइड बाय 2 +6। क्रोमियम का चार्ज एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, इलेक्ट्रॉन +6, 6 इलेक्ट्रॉन को निकालो, बच जाएगा सिर्फ आर्गॉन 3d0। बट होगा क्या इसमें? Z इफेक्टिव बढ़ेगा। समझ में आया? तो चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से यहां पर कलर देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? सिमिलरली यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +6 आ रहा है, यहां पर चेक करो +6 आ रहा है बेटा। ऑक्सीजन का -2 ऐसे दो तो -4 एंड Cl का -2, -6, इसका +6, -8 +2 आगे निकल गया, -6 +6। समझ में आया? कलर लिख लो, KMnO4 पिंक, फिर ऑरेंज, फिर येलो एंड रेडिश ऑरेंज। पिंक ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो एंड ये होता है रेडिश ऑरेंज। रेड ऑरेंज भी लिखो, रेडिश ऑरेंज लिखो। क्लियर? चलो, डायामैग्नेटिक कंपाउंड भी कलर वाले हैं, इसका रीजन पता चला। थर्ड प्रॉपर्टी, होमोलुमो ट्रांसफर। होमोलुमो ट्रांसफर लिख लो, लिख लो। सिर्फ Z इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हुआ और कुछ नहीं। Z इफेक्टिव सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हुआ और स्पेक्ट्रम दिखा, इसी वजह से हुआ।
केमिस्ट्री में देखा जाए तो कोई रूल 100% फॉलो होता है ऐसा तो दिखेगा ही नहीं आपको। इसलिए तो केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती। सिर्फ थर्मोडायनेमिकल लॉ है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी अफवाह नहीं रहा होड्स नहीं रहा, चेंज कर ही सकते हैं हम। बिल्कुल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो इसके साथ कोई रिलेशन में नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का जो बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट है वही लगेगा और कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप बता सकते हो, निकालो बेटा। चलिए, होमो लुमो ट्रांसफर क्या होता है ध्यान रखो। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंपाउंड का कुछ ही मॉलिक्यूल का कलर रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रांसफर कलर ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स is due to transfer of electron होमो टू लुमो। अब ये क्या है होमो एंड लुमो, वो देखना है हमें। देखो F2 फिर Cl2 Br2 एंड I2। नोट करो आप लोग, F2 जो है वो येलो कलर का है, फिर Cl2 ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन ब्राउन, लेकिन आगे कुछ आता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड ये वायलेट कलर का होता है। अब यदि मैं F2 की बात करूं, यहां पर मेरे पास फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है। बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन सा? तो यहां पर 9 + 9 टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, जो डायग्राम ड्रॉ किया था हमने F2 मॉलिक्यूल का। यहां पर 1s 2s एंड 2p, याद है कुछ? सिमिलरली 1s, यस MOT, बढ़िया थी ये। बीच में आता है F2। चलो ये हो गया 1s 2s 2p, 1s 2s एंड 2p। दो 1s पहले बनाएगी सिग्मा 1s, फिर ऊपर की तरफ बनाएगी सिग्मा स्टार 1s, फिर बनाएगी सिग्मा 2s। इसमें कोई परेशानी नहीं कि कहां से आया? हाँ, तो मुझे क्वेश्चन होगा आप कहां से आए? ये होगा सिग्मा स्टार 2s। अब बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है, वहां पर दो ऑर्डर बताए थे, 14 या 14 से कम वाले अलग और 14 से ज्यादा वाले अलग। ये 14 से ज्यादा वाला है तो पहले आएगा सिग्मा 2pz, फिर यहां पर दो ऑर्बिटल आएगी पाई 2px एंड पाई 2py। यहां पर आएगी दो और पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, एंड ऊपर की तरफ सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन इस F में आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर 2 और 2 कितने हैं? 4।
तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐसे रख लो, यहां पर भी 2 2 4, तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन को रख लो, यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन को जब रखेंगे तो पहले 2 इसमें, फिर एक, फिर पैड डीजनरेट, तो पैड कितने हो गए 6, हमारे पास है 10, तो यहां पर 2 और फिर इसे पैड कर लो। बेटा आप लोग इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, तो F2 के अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कलर येलो है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली कलरलेस होना चाहिए था, बट ये येलो कलर, तो इसके पीछे रीजन क्या है? होमो लुमो ट्रांसफर। इससे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी वाली ऐसी ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाई हो चुकी है बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ये हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो चुकी है, और इसे बोलेंगे हम लोग लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको लगेगा सर इसकी एनर्जी तो इससे भी हाईएस्ट है, अनऑक्यूपाइड में तो लोएस्ट है, इसके ऊपर भी और ऑर्बिटल होगी बेटा, बट अनऑक्यूपाइड में सबसे कम एनर्जी तो इसी की है, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, इसे हम लोग बोलते हैं होमो और ये है लुमो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं होमो टू लुमो, और इसी वजह से ये कलर देखने को मिलता है। समझ में आया पॉइंट? हैलोजन मॉलिक्यूल के लिए ये एप्लीकेबल है, तो बहुत आसान है इसे समझना। कॉम्प्लेक्स की मैंने पीडीएफ भेज दी है आप लोगों से, पहले ही भेज दी थी। इलेवेंथ की एनुअल एग्जाम आपने कितनी अच्छे से दी, नहीं? अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अब डायरेक्टली बोर्ड का मौका मिलेगा आपको। नीचे से फिल करके आना चाहिए, हैबिट होती है। अभी 2 पॉइंट और बाकी है हमारे, एक तो इसकी प्रॉपर्टी बाकी है और इसके अलावा 2 पॉइंट बाकी है इस चैप्टर में, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंस तो वैसे पढ़ना ही है, बट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो बुक में नहीं दिए गए आपके। कल का क्या है? 26 जनवरी। छुट्टी चाहिए आप लोगों को? देखते हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 2 ऑप्शन हम सोच रहे हैं। स्कूल शुरू भी रखे तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद करना पड़ेगा, मॉर्निंग में स्कूल ओपन नहीं रख सकते। दूसरा पॉइंट, स्टाफ को छुट्टी देनी पड़ेगी हमको, हम भले रहे, और साथ में शायद ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कल के दिन के लिए ऑनलाइन भेज दिए जाए। ये 2 ऑप्शन सोच रहे हैं।
ऑनलाइन नहीं भेज। बस सर अब तो बहुत हो गया, बहुत घंटे। हेडेक हो गए। अब मोबाइल देखा नहीं जाता सर, अब मोबाइल नहीं देखा जाता। क्वेश्चंस भी लगाने प्रीवियस ईयर इसके लिए छुट्टी ली थी सैटरडे को। कुछ भी कर लेंगे बट मोबाइल नहीं होगा। हाँ रात को भी बड़ी मुश्किल से देखा आपका लेक्चर 52 मिनट। हाँ 52 मिनट, लेकिन बीच में गैप थी उसमें हाँ कुछ टाइम क्योंकि बच्चे लिख रहे तो गैप थोड़ी स्पीड में देख लेने का 1.25x। उसमें कहाँ होता है मैंने यूट्यूब लिंक भेजी थी ना, हाँ आपने तो यूट्यूब तो उसमें तो हो सकता है, तो ऐप की आदत पड़ गई थी ना, मुझे लगा ऐप ही है। इसीलिए तो यूट्यूब लिंक भेजी थी मैंने। ऐप की आदत पड़ गई ना। चलिए 4th पॉइंट, फरहान रूल जानते हो? बस उसी के बारे में ही, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बेटा प्लीज ध्यान रखो। पोलराइजेशन ध्यान रखिए, यहां पर आपके पास मेटल है जिसका ये न्यूक्लियस है, और यहां पर आपके पास कोई एनायन है X माइनस करके। ये एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कैटायन की तरफ। ऐसे कुछ अट्रैक्शन होता है इसका, और जैसे ही ये क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैटायन की तरफ मूव करता है, जितना ज्यादा मूव करता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहां पर इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो जैसे ही पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा प्लीज ध्यान रखो। तो ये न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन था वो तो कम हो जाएगा क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी बीच में ये ट्रांसफर हो सकते हैं। जब माइग्रेशन बाहर मींस इतने बाहर भी नहीं, किसी भी इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में या इसी की ऑर्बिटल में ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाहर छोड़ के जाएंगे तो फिर खत्म बात, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी वजह से कलर देखने को मिलता है। दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज होगी। जैसे यदि आपके पास है सिल्वर प्लस और यहां पर फ्लोराइड आयन है, तो फ्लोराइड आयन कुछ इस तरह से होगा। कैटायन को छोटा ही मानो, अभी फ्लोराइड की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए तो कर रहा हूं। सिल्वर एंड फ्लोराइड है, फ्लोराइड का यहां पर कुछ इस तरह से अट्रैक्शन होगा, लेकिन यदि मैं Ag प्लस का कंपैरिजन I माइनस से करूं तो I माइनस तो बहुत बड़ा है, और बड़ा है तो यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा। ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो इसकी कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम हैलोजन की साइज के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लोराइड की कंपेयर में क्लोराइड, उसकी कंपेयर में ब्रोमाइड और उसकी कंपेयर में आयोडाइड की साइज बड़ी होती है, और इसीलिए सेम मेटल के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी कलर की। AgF नॉट KgF। हाँ बस देखा करो, फिर मोबाइल अच्छा लगेगा। अभी तो नहीं लग रहा। इसके कलर आप लोग नोट कर लीजिए। पहला है कलरलेस, फिर इसे बोलते हैं हम लोग व्हाइट, AgBr को बोलते हैं येलो, एंड AgI जो है वो डार्क येलो है, डार्क येलो। तो कलर की इंटेंसिटी क्या हुई बेटा? बढ़ी। देखो रीजन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसी वजह से। जब इलेक्ट्रॉन, सुनो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन हैलाइड का पॉजिटिव आयन की तरफ जाता है
तब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मूव हो सकता है, ग्राउंड टू एक्साइटेड, और इसी दौरान ये काम हो सकता है। तो प्रमोटेड टू द एक्साइटेड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनायन टू कैटायन, तो उसी दौरान वो प्रमोट हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में, इन कलर देखने को मिलता है। That's it. तो ये हो गए आपके कलर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड।